So in this chapter, we will learn about two natural phenomena. One is called earthquake, another is called lightning. Though there are many like storms, cyclones, wind, but about these three you have already learned in class 7th. So we'll learn about the causes and the protection if these two natural phenomena are happening. So let's first start with earthquake. The first question is, what is an earthquake? हिंदी में उसको बोलते हैं भूकंप. और जब भी earthquake आता है, भूकंप आता है, if you are there and if you are like not sleeping, then you can feel it. And if you have felt it in past, then you know what earthquake means. But if not, then we will watch these two movies and then you will try to understand what an earthquake mean. First case में left side में is a movie where you are outside on the road, right? And the second case when you are inside in a building. Let's watch. Right? Now let's watch when you are inside a building during an earthquake. तो क्या समझ में आया? In both the cases, when you are outside on the road or inside a building, so everything basically was shaking. So because the ground below these buildings and your car was shaking actually. शेक करेगा तो हर चीज शेक करेगी. ग्राउंड का मतलब क्या हुआ? अर्थ. यही अर्थ जिसके ऊपर हमारी बिल्डिंग्स या रोड बनी हुई है. तो बेसिकली द ग्राउंड बिलो अस स्टार्ट शेकिंग. और ये शेकिंग क्या होता है? और ये ट्रेमलिंग of earth which lasts for very short duration is called an earthquake. Hardly for a minute or two के लिए होता है और फिर बंद हो जाती है. राइट? और जब ऐसी कोई चीज हिलती है तो अर्थक्वेक में सारी खाली चीजें हिलती हैं या कुछ डैमेज भी होता है? यस, देयर आर डैमेजेस. बहुत सारी चीज टूट जाती है. एक जब जमीन पर हो, दूसरा यदि आप समुद्र के हो, भूकंप आया, जमीन पे आता है तो क्या करता है वो? इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक ऑन द सरफेस सो बैड. रोड्स बिल्कुल टूट जाती हैं, ब्रिजेस डैमेज हो जाते हैं, बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती हैं. एंड इफ देयर इज अ डैम टूट गया तो क्या होगा? लॉट ऑफ वाटर इज देयर, सो वी विल हैव फ्लड. सिमिलर अर्थक्वेक्स पूरे वर्ल्ड में हमेशा आते रहते हैं. छोटे छोटे अर्थक्वेक्स नॉर्मली आपको फील ही होती है ऑन 24 आवर बेसिस. बट कभी कभी बहुत बड़े आते हैं व्हेन द इंटेंसिटी इज वेरी हाई. जब इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, सो डैमेज इज आल्सो वेरी हाई. इन इंडिया in 2005 we had one such big earthquake. नॉर्दर्न कश्मीर में था, उरी में, जहाँ पे काफ़ी डैमेज हुआ. एंड प्रायर टू दैट इन 2001 जनवरी 26 भुज में आया था, गुजरात, वेयर अराउंड 10,000 पीपल डाइड. कुछ ही देर के अंदर सब घर, एवरी बिल्डिंग, सो मेनी पीपल डाइड. सो अर्थक्वेक्स आर वेरी डेंजरस इफ दे आर ऑन द सरफेस. बट ये समुद्र के अंदर आए, समुद्र के अंदर आते हैं तो क्या होता है? इट्स ऑल्सो वेरी वेरी डेंजरस. सो उसका पानी एकदम तेजी से आता है. और जो सी बीच के आसपास के सिटीज़ हैं, गांव हैं, जो भी बिल्डिंग्स हैं, उसको सबको डैमेज कर देता है. ऐसा जब पानी आता है, उसमें बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठते हैं. इनको क्या बोलते हैं? सुनामी. बोलते हैं सुनामी आ गया. राइट? एक पिक्चर में भी देखा होगा आपने, सुनामी आती है. सुनामी क्यों आती है? बिकॉज सी के नीचे जो सरफेस है वो हिलने लगता है तेजी से. पानी को यदि आप एक कटोरी में लें या एक वेसल में लें, उसको हिलाएंगे वेसल को, तो क्या होगा? पानी उछलता है ना. एग्जैक्टली सेम थिंग सी के अंदर होती है. पानी उछलता है तो बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, एंड देन लहरें आएंगी तो वी हैव डिस्ट्रक्शन. एंड वाज वन सच सुनामी इन इंडिया in 2004. Indian Ocean basically. It killed how many people? Around 1 lakh. 1 लाख लोग मर गए. तो इंडियन ओशन में आया तो इंडियन ओशन में क्या क्या है? श्रीलंका है, इंडिया है, बांग्लादेश है. इस साइड में जाओगे तो आपका यू हैव इंडोनेशिया, मलेशिया. यहाँ टोटल लोगों करीब करीब 1 लाख लोगों की डेथ हो गई. उससे ज़्यादा ही लोगों की हुई. सुनामी इज आल्सो वेरी डेंजरस. Earthquake in both the sense, whether it's on the ground or in the sea, both the cases very very dangerous. Clear? That means earthquake नहीं आने चाहिए. That is good.
बढ़िया आते हैं इसलिए क्योंकि धरती हिलती है। पर अर्थ क्यों हिलती है? बेसिकली धरती मीन्स अर्थ, अर्थ हिलती क्यों है? तो पहले अर्थ को समझते हैं, तभी हम समझेंगे कि ये क्यों आते हैं। नाउ इफ वी लुक एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ, क्रॉस सेक्शन मीन्स क्रॉस ऐसे कट कर दो, और कट करने पर जो सेक्शन दिखेगा आपको, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन। सो दिस इज अवर अर्थ, राइट, गोल है। दिस इज द टॉप सरफेस, इज कॉल्ड क्रस्ट। उसके अंदर हमारा मेंटल होता है, सेंटर में हमारा कोर होता है, एंड द कोर टेम्परेचर इज वेरी हाई, इट्स नॉट कोल्ड, इट्स अराउंड 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटर में एकदम 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे जैसे हम बाहर आते जाते हैं द टेम्परेचर्स कम्स डाउन, एंड सरफेस पे आते आते नॉर्मल टेम्परेचर, और मे बी यू कैन से जीरो, और सब जीरो भी हो जाता है, जहाँ आइस होती है वहाँ सब जीरो होता है, राइट। सो अर्थ क्या है? इट्स लाइक अ अंडे की तरह है, बिल्कुल एग, बस शेप जो है इसकी अंडे की तरह नहीं है, इट इज सर्कुलर। बट एग का जो क्रस्ट होता है, जो ऊपर सरफेस होता है वाइट कलर का, वो क्या होता है? काफ़ी हार्ड होता है, और उसमें कोई क्रैक नहीं होता है। बाकी एग्जैक्टली सेम होता है, बीच में व्हाइट वाला पार्ट होता है, इसमें मेंटल है, सेंटर में उसके येलो पार्ट उसका भी होता है, ये है, उसमें बस टेम्परेचर नहीं होता है, एंड द क्रस्ट इज हार्ड। वेयर इज अनफॉर्चुनेटली हमारी जो अर्थ की जो क्रस्ट है, वो क्या है? बहुत से फ्रैगमेंट में, पीसेस में होती है, इट इज फ्रैगमेंटेड। पर ये फ्रैगमेंट यदि एग की क्रस्ट टूट जाए तो क्या होगा? सारा एग का मटेरियल बाहर आ जाएगा। वेयर इज इन अर्थ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? बिकॉज हाई ग्रेविटेशनल फील्ड होती है अर्थ के अंदर। ये जो मेटल पार्ट है, आयरन एंड बहुत सारे मेटल्स होते हैं, इसमें उनमें मैग्नेट बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको इसे पुल करके रखते हैं, एंड दैट वी कॉल ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट इज व्हाई वी हैव अ ग्रेविटेशनल फोर्स। अदरवाइज तो बर्स्ट होकर सब कुछ बाहर निकल जाए, राइट। ये तो क्लियर है। अब ये फ्रैगमेंटेड है, तो उससे होता क्या? फ्रैगमेंट हो गया तो सो वट, चीज़ें निकल के बाहर नहीं आ रही, पर कभी कभी आती है। आपने देखा है ज्वालामुखी के फॉर्म में लावा आता है नीचे से बाहर, राइट, तो वो बाहर आती भी है कभी कभी, बट स्टिल ड्यू टू हाई ग्रेविटेशनल फोर्स चीज़ें आती नहीं है। पर ये ऊपर के सारे जितने भी हमारे क्रैक्स क्रस्ट है, जो कि फ्रैगमेंटेड है, वो क्या होती है? मूव करते रहते हैं। देखें हमारी क्रस्ट कैसे दिखती है यदि इसको, इस एरिया को जूम करके सरफेस, टॉप सरफेस देखें तो, सो इट इज लुक समथिंग लाइक दिस। दिस अर्थ, कंप्लीट अर्थ फ्रैगमेंटेड है। दिस रेड कलर एरिया राइट साइड में, दिस इज इंडियन प्लेट। तो ये जो क्रस्ट के जो पीसेस होते हैं, उनको हम प्लेट बोलते हैं। लाइक इट्स लाइक अ प्लेट, खाने की जो प्लेट होती है वैसी है। दिस अनदर वन, लोग पूरा अफ्रीका ही आ गया, प्लस सी के अंदर देखो ये जा रहा है। सो दीज प्लेट्स की जो बाउंड्रीज हैं, इंडिया के केस में देखो ये हिमालय से होता हुआ जा रहा है। सो कुछ तो ग्राउंड में हो गया, कुछ अंडरग्राउंड वाटर में हो गया, वाटर के अंदर हो गया, राइट। अनदर, दिस पूरा साउथ अफ्रीका, अमेरिका पूरा आ गया, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा देखो ये ऊपर में आ गया। इधर सेम वे में देखो पूरा यूरोप एंड रशिया ग्रीन वाला पार्ट में होगा, राइट साइड टॉप, राइट। लाइक दिस साइड इक्वेटर को कंट्रोल करते हुए फिलिपिनो, ऑस्ट्रेलिया, ये तो पूरा लिटरली सी के अंदर ही है। सो इसमें ग्राउंड में कुछ है ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया की भी एक प्लेट आ गई। सो वी हैव सो मेनी प्लेट्स, एंड दीज प्लेट्स क्या है? यहाँ देखो हर एक में रेड रेड दिखा रहा है, किसका मतलब जैसे हुआ? क्योंकि ये फ्लोट कर रही है। जब फ्लोट कर रही है कोई चीज़, क्या होगी? जैसे आइस फ्लोट करती है, ऐसे ये फ्लोट कर रही है, तो ये एक दूसरे से टकराएंगे, एक दूसरे से रब भी करेंगे। क्योंकि जब एक दूसरे से टकराती हैं या रब करती हैं, बेसिकली ऐसे भी चलती हैं। जैसे हिमालय तो ये सब चल रहा होता है, कैसे बोले चल रहा है? हिमालय में मेजर जब हम करते हैं तो वी फाउंड कि इट इज़ 1 सेंटीमीटर एवरी ईयर के अंदर ये मूव करता है एक दूसरे के अगेंस्ट में, राइट। तो ऐसी प्लेट आप सरफेस पे देख सकते हैं, जैसे कि दिखाया मैं एक आपको। जब सरफेस पे आपको मूव करते हुए ऐसे हिमालय वगैरह बन गए, ज़्यादा जोर से टकराए तो ऐसे दो टकराए तो हिमालय ही बन गया। तो जो सरफेस के ऊपर होती है, राइट, जहाँ पे वाटर नहीं होता है, उनको बोलते हैं हम टेक्टोनिक प्लेट्स। विच प्लेट्स? टेक्टोनिक प्लेट। वेयर इज द सिमिलर प्लेट बिलो द वाटर आर कॉल्ड ओशियनिक प्लेट। अंडर द ओशियन है तो उनको ओशियनिक प्लेट बोल देते हैं। अब ये ओशियनिक प्लेट भी मूव करती हैं तो समुद्र के अंदर भी टकराती है, तो कभी कभी बड़े बड़े माउंटेन्स बन जाते हैं। जो सडनली टकराएंगी तो पानी ऊपर का हिलेगा, लाइक एज आई टोल्ड यू, जैसे एक वेसल में लेके पानी हिलाओ, नीचे की चीज़ को हिलाओ, पूरा पानी हिलेगा, राइट। तो क्या होगा? यहाँ से इस साइड की तरफ वेव आएंगी, बड़ी तेजी से पानी बाहर आना चाहेगा,
जब बाहर आएगा तो जब ग्राउंड पे आके क्या होगा, बड़ी बड़ी वेव्स, तो वी कॉल इट सुनामी। तो आसपास जो भी होगा बीच पे सब सब डैमेज हो जाएगा। सिमिलरली जब ये टकराती है, टकराते समय नीचे मैग्मा है, ज़्यादा कुछ हुआ तो वो निकल के बाहर आ जाता है, उसमें वॉल्केनो में ज्वालामुखी भी आ जाते हैं। दोनों चीज़ जो आती हैं, अर्थक्वेक भी आया, ज्वालामुखी भी आ गया, राइट। तो इसके लिए क्या करते हैं, और अर्थ सरफेस के ऊपर और ग्राउंड देखो दोनों जगह लाइन सी दिख रही है जहाँ वो टच हो रही है, क्या हम सरफेस पे दिख सकते हैं? यस, थोड़ा सा आप सेटेलाइट से और हाइट से जाके देखो तो यू कैन सी दिस डिस्टर्बेंस जहाँ हो रहा था वो एक लाइन क्रिएट कर रही है। तो लाइक इसको बोलते हैं फॉल्ट लाइंस। ये तो प्लेट्स हो गई, और जहाँ वो टच कर रही है दैट इज कॉल्ड फॉल्ट लाइन। तो सैन एंड्रियास यूएसए में तो बहुत ही दूर से सैटेलाइट से देखोगे तो इट्स विजिबल, राइट। हिमालय में तो नहीं दिखती हैं, बट हेयर यू कैन सी एक इधर को मूव कर रही है, एक लेफ्ट साइड को मूव कर रही है, एंड देन यू हैव रिजेस और माउंटेन्स टाइप जनरेट हो गए, एंड इट इज मूविंग। चलो एक वीडियो देखते हैं, उससे क्या होगा, अर्थ के क्यों आ रहे हैं, अर्थ का मैग्मा क्या हो रहा है, इनसाइड में क्या हो रहा है, क्या वो स्टेशनरी रहता है, और कैसे मूव करता है, मूव करते समय प्लेट्स के फॉल्ट्स लाइन में क्या होता है। एंड क्योंकि जब मूव कर रहे हैं हमको ये तो क्लियर है, मूव करेंगे उससे भूकंप आएंगे, और कैसे भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं। लेट्स वॉच दिस मूवी। तो एक क्रॉस सेक्शन है, बॉटम में ये मैग्मा है, गर्म चीज़ हमेशा ऊपर जाती है, ठंडी नीचे आती है, तो ये देखो ऊपर आ रही है, सरफेस पे आई, एंड फिर ये देखो ठंडी होती जा रही है तो नीचे जा रही है, राइट। नाउ इट इज़ वेरी क्लियर, सेंटर से आई, दोनों साइड राइट लेफ्ट, वैसे इनमें करंट्स, इनको बोलते हैं मैग करंट्स मूव हो रहे हैं, कोई भी चीज़ मूव करती है करंट्स क्रिएट करते हैं, हवा के भी करंट्स होते हैं, राइट। अब यदि मैं अंडरग्राउंड में देखूंगा तो देखो साइड से देखता हूँ, एक एक मेरी प्लेट ये नीचे जा रही है, अब दूसरी ओशियनिक प्लेट ये ओशियन के अंदर, ये दूसरी इधर, जब ये रफ कर रही है तो हाई फ्रिक्शन जनरेट होगा, जैसे हम हाथों को रगड़ते हैं। सो इधर वाली जो है मिट्टी है, गम पिघल के मैग्मा बन जाती है, और जो लीस्ट रेजिस्टेंस पार्ट होता है, जो पहले से कोई ज्वालामुखी फटा हो उसके होल में से निकल के बाहर आती है, कहते हैं ना ज्वालामुखी फट गया, सो वी हैव वोल्केनो, एंड मैग्मा ऐसा गरम गरम 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से बाहर निकलता रहता है, राइट। तो कभी कभी जब भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक आता है, तो उस केस में कोई जरूरी नहीं है भूकंप में ज्वालामुखी फटे, बट यस समटाइम्स उसको लीस्ट रेजिस्टेंट पाथ मिल गया तो वो बाहर भी आ जाते हैं। सो हमारी जो अर्थ है वो तो खाली भूकंप में जब आते हैं तब हिलती है, भूकंप के साथ साथ ज्वालामुखी फटते हैं तब हमारी अर्थ हिलती है, आसपास का एरिया। इसके अलावा और कोई इशू होता है, याद है अर्थ कैसे हिला सकते हैं? यस, एक मैनमेड होता है तरीका कि आप बड़ा सा ड्रिल करो होल, और उसके अंदर न्यूक्लियर बम डाल के ब्लास्ट कर दो। सो यू हैव व्हेनेवर देयर इज अ न्यूक्लियर ब्लास्ट, अर्थ हिलेगी आसपास के, तो आसपास के लोगों को तो मालूम चलेगा जैसे भूकंप आ गया, और स्काई से कोई मीटराइट आके गिर जाए, राइट। तो क्या होगा, देन आल्सो देयर इज एन earthquake like feeling, clear? Let's move further. अब earthquake आ गया है, so we have to protect ourselves. उससे पहले एक चीज और भी समझ लें कि प्रोटेक्ट करने से पहले earthquake का कहाँ earthquake हुआ, इंडिया में हुआ कि अमेरिका में हुआ, किस प्लेट में हुआ, तो कैसे पता लगाते हैं कि earthquake आ गया है, earthquake आ गया तो हम फीलिंग होगी जमीन हिल रही है, तो हमसे कितनी दूरी पर हुआ। तो उसका तरीका क्या होता है कि जहाँ earthquake होता है, तो दैट्स ये ब्लैक लाइन दिख रही है, तो राइट साइड की एक टेक्टोनिक प्लेट है, एक साइड की टेक्टोनिक प्लेट है, राइट। तो उसमें क्या है कि ये जो स्टार दिख रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, सबसे पहले एक ब्लास्ट होता है, मतलब एक लाइक लाइक अ ब्लास्ट, राइट, जैसे बम फट गया हो बहुत बड़ा। तो जहाँ ब्लास्ट होगा तो आपने कभी दिवाली वगैरह में बम फटता है तो आप दूर खड़े हो तो आपको कान पे उतना असर नहीं पड़ता, पास में हो तो जल्दी ज़्यादा पड़ता है क्योंकि साउंड वेव्स और शॉक वेव्स आती है। वैसे ही किसी भी ब्लास्ट के अंदर सेम, जैसे ये ब्लास्ट हुआ तो क्या होगा, शॉक वेव जनरेट होंगी, एंड ये वेव्स ट्रैवल करेंगे किधर, चारों तरफ, ऐसे जैसे सरफेस पे भी आएंगे। तो ये जो वेव्स होती है, जो ऐसी वेव्स चल रही होती है, इन वेव्स को भूकंप के केस में क्या बोलते हैं, इनको सिस्मिक वेव्स, दीज आर सिस्मिक वेव्स। और इसका एक एक जिस पॉइंट पे ये ब्लास्ट हुआ होता है, तो वहां से यदि वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं और सरफेस पे जहां वो कट करती है, दैट मीन्स इफ आई ड्रॉ 90 डिग्री परपेंडिकुलर उल्टा इस ग्रीन लाइन से नीचे की तरफ करूं जहां पे, तो दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, जहां पे टच करती है उसको क्या बोलते हैं, एपी सेंटर, जहां ब्लास्ट हुआ उसको बोलते हैं फोकस या हाइपोसेंटर।
सेंटर है ब्लास्ट का, सेंटर ये है हाइपो सेंटर, राइट। हाइपो मीन्स बड़ा, उसका बड़े का सेंटर, दिस इज एपी सेंटर। यू कैन रिमेंबर हाइपो एंड एपी। पर एपी क्या हुआ, बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अर्थ को ना टच करे। शॉर्टेस्ट क्या होता है, किसी दो लाइन के बीच में डिस्टेंस, जो कि एक लाइन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो ये आई, इसके परपेंडिकुलर यहाँ के हिट किया एपी सेंटर, राइट। हम बोलते हैं ना, मान लो दिल्ली हमारी इस साइड, पहाड़ के कहीं नीचे इस साइड है यहाँ पे, तो वी से कि ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 200 किलोमीटर। सो न्यूज़ में सुनते होता है एपी सेंटर वाज 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली, क्योंकि उन्होंने दिल्ली को रेफरेंस ले लिया। और एपी सेंटर मीन्स ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो क्लियर हो गया। आपको बोला 200 किलोमीटर मीन्स यहाँ से तुम यहाँ 200 किलोमीटर को, और वर्टिकली देखोगे उसके नीचे कहीं हुआ होगा। तो आज मेरे घर के नीचे नहीं हुआ, ये आपके घर के नीचे नहीं हुआ, इट इज 200 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। क्लियर। अब ये कैसे मालूम चलता है कि ये 200 किलोमीटर यहाँ पे ही हुआ? तो क्या करते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं। तो हमने अर्थ में जगह जगह इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, किसको मेजर करेंगे, वो सिस्मिक वेव्स को। तो उनका नाम हो गया सिस्मोग्राफ। और ग्राफ क्यों, सिस्मिक वेव्स को मेजर कर रहे हैं और ग्राफ फॉर्म में उसको एक जनरेट कर रहे हैं रिपोर्ट। ये देखो एक रूलर है, दिख रहा है। तो ये रूलर पे लाइन लाइन दिख रही है, तो ये ग्राफ टाइप का जनरेट हो रहा है। जैसे हम नॉर्मल पेपर पे ग्राफ बनाते हैं, वही पेपर है, बस रोल करके रख दिया, और ये रोटेट हो रहा होता है। तो जब भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो ये देखो इस फ्रेम के अंदर हमने क्या किया, एक टॉप से एक वायर लेके एक सॉलिड मेटल का पीस उसमें पेन लगा दिया। तो भूकंप आएगा तो क्या होगा, ये बेस पे मिलेगा, ये बेस पे मिलेगा, तो ये क्या होगा, ये पेंडुलम जो है ये हिलेगा, वेट हिलेगा, इसमें पेन लगा हुआ है, और वो जब हिलेगा और ये रोटेट कर रहा है, तो क्या होता है कि इसके ऊपर ग्राफ बनता है। सो दैट इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। अब जितना ये ग्राफ के अंदर ये लाइनें दिख रही हैं, उससे क्या होगा कि हमको ये मालूम चल जाएगा कि उस वेव्स की एम्पलीट्यूड कितना है। और एम्पलीट्यूड यू नो वेरी वेल, हायर द एम्पलीट्यूड मीन हायर द पावर। सो द मैग्नीट्यूड और द पावर ऑफ अर्थक्वेक, ये मेजर करते हैं हम इन नंबर से, 1 2 3 4। जैसे जैसे नंबर वर्टिकल में मूव करता जाता है ऊपर, इसका मतलब भूकंप की ताकत होती ज़्यादा है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज वेरी हाई। और इस स्केल को जो 1 2 3 4 9 नंबर फॉर्म है, उसको बोलते हैं रिक्टर स्केल। तो हम बोलेंगे रिक्टर स्केल में कहीं पे भूकंप आया, जैसे हमने पास में किया था, रिक्टर स्केल में हमने बोला था उरी और सुनामी आए थे। तो उरी में इट वाज 7.5 ऑन रिक्टर स्केल, मीन्स 8 और 7 के बीच में 7.5 था। तो अपने आप समझ गए दैट मीन्स ये रेड जोन में आ गया, इट्स वेरी वेरी डेंजरस। और वैसे सुनामी आई थी 2004 में, इट वाज 9.1, मीन्स इस रिक्टर स्केल के टॉप मोस्ट में पहुंच गया। तो इट वाज वेरी वेरी हाई। तो मीन्स हायर द नंबर, तो ये डेंजरस होता जाता है मोर। तो अर्थक्वेक इज मोर डेंजरस। और जैसे मैंने बताया 24 आवर्स में अर्थक्वेक आते रहते हैं। तो देखो नंबर 1 इट इज ग्रीन, और यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया है, और इसकी फ्रीक्वेंसी देखो, एक ग्राफ कैसा है, तो पैराबोलिक बोलते हैं इन ग्राफ को, इस टाइप के। स्ट्रेट लाइन होता तो ऐसे लाइन खींचती, ये पैराबोलिक है, थोड़ा सा ऐसे बैंड करके, दैट इज पैराबोलिक। ओके। तो देखो ये 1 फ्रीक्वेंसी क्या है, इससे लेफ्ट साइड में मोर फ्रीक्वेंसी है, राइट में कम। तो 1 नंबर जो है, इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ से लेके यहाँ तक है, दैट मीन्स ये तो बहुत कॉमन है, ये तो आता ही रहता है। मीन्स 24 में आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि ये अर्थक्वेक आ रहा है। और इस साइड जैसे जैसे हम 9 में जा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, लेस। दैट मीन्स बड़े भूकंप बहुत कम आते हैं, फ्रीक्वेंसी इज वेरी लेस, पर जब आते हैं दे आर वेरी डेंजरस। और एनीथिंग मोर देन देखो 5 6 7 8 9 आर डेंजरस। अब इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है यहाँ पे, मैंने आपको शुरू में बताया। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, एक तरह से ब्लास्ट, बम ब्लास्ट टाइप। तो उसको बम ब्लास्ट से यदि हम आर्टिफिशियली बनाएं, तो हम यदि 600 kg क्या चीज़ लें, TNT, ट्राई नाइट्रो केमिकल होता है, TNT बोलते हैं, बम बनाने के लिए काम आता है। यदि 600 kg लेके उसको ब्लास्ट करें, तो उससे जितना अर्थ हिलती है, जितना उससे मैग्नीट्यूड उतनी जितनी पावर जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है, वो इक्वलेंट टू होती है रिक्टर स्केल में 2 के बराबर। और यदि जैसे 9.1 आया, तो मीन्स इसका 20 ट्रिलियन kg ऑफ TNT, उतना ज़्यादा लें और उसको ब्लास्ट करें, तो उसकी जितनी एनर्जी जनरेट होगी, मैग्नीट्यूड होगा, वो मैग्नीट्यूड ऑफ जो रिक्टर स्केल में 9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आएगा उसके बराबर होगा। दैट मीन्स हमारी सब चीज़ बर्बाद हो जाएगी। सुनामी आई, 1 लाख लोग मर गए, इसमें लाखों लोग मर जाते हैं। क्लियर। ओके। एक एक वीडियो देखते हैं जिससे आपको क्लियर होगा कि इस वीडियो में यह अर्थ होगा इनर कोर, आउटर मेंटल और ऊपर क्रस्ट। और यहाँ पे हमने मान लो ये हमारी बिल्डिंग है, जिसमें हमने वो सिस्मोग्राफ लगाया हुआ है। जहाँ हम ग्राफ लगाते हैं तो मेजरमेंट, ये जो
एक्सपर्ट्स होते हैं उस स्टेशन को सिस्मिक स्टेशन बोलते हैं, जहाँ सिस्मोग्राफ लगे होते हैं और ऐसी जगह जगह लगे रहते हैं, राइट, डिफरेंट लोकेशन में। तो अभी जैसे भूकंप आया तो क्या होगा, लेट्स सी। सो ये भूकंप आया, राइट, एंड इसकी वेव्स ट्रैवल कर रही हैं। कहाँ से कर रहे हैं, इधर सरफेस से भी और अंडरग्राउंड से भी। अंडरग्राउंड में भी दो तरह की हैं, पी एन एस। पी मीन्स क्या होते हैं, कंप्रेसिव, ये एक दूसरे को दबाए जा रही है, राइट। आगे पीछे वाले ने आगे दबाया, पीछे वाले और देखो सिस्मा आ गया, वो बिल्डिंग पूरी ऊपर लिफ्ट हो गई, राइट। उसका पैरेलल में जैसे ही वहां पहुंची तो वहां पे सिस्मिक स्टेशन में गया था, ग्राफ सिस्मोग्राफ लगा था, उसने ये ग्राफ बना दिया। पहली बार हिट किया तो ज़्यादा हुआ, फिर धीरे धीरे कम हो गया। फिर देखो शेयर वेव्स पहुंची थोड़ी कुछ देर बाद, एस वाली, वो जाके उसने बिल्डिंग को देखो फिर साइड में, शेयर भी साइड में किया। फिर इसने सिस्मोग्राफ ने मेजर किया कि ये है, और ये अलग अलग लोकेशन पे लगे हैं, ऐसे बहुत सारे स्टेशन, अलग अलग स्टेशन है, अलग अलग इंटेंसिटी मेजर की, राइट। फिर और आगे गए, अब ये देखो सरफेस वाला ये सबसे लास्ट में पहुंचता है, राइट। ये रोलिंग फॉर्म में होती है वेव्स, और जाके उसने देखो फिर उसको हिलाया, एंड अगेन पर इस बार और ज़्यादा हिलाया, तो ये तीसरी बार किया तो ये बहुत ज़्यादा हुआ, तो इतने में सारा घर गिर गया। तो 3 बार एक भूकंप के अंदर, सो वी हैव कंप्रेसिव, शेयर एंड द सरफेस वेव्स आती हैं, जो इंटेंसिटी यदि बहुत ज़्यादा हुई, दैट मीन्स ये मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हुआ, ये एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड पढ़ा है वेव्स में ना, हायर द एम्पलीट्यूड हायर द एनर्जी, जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी रिक्टर स्केल पे उतना जो बड़ा वो होगा। तो यहाँ मेजर कर सकते हैं, जैसे देखो इस वाले में करें पी में, तो इनिशियली करीब करीब 5 के आसपास आ रहा है, ऑन रिक्टर स्केल इट इज़ 5, राइट। वेयर इज शेयर वाला जो फोर्स आया उसमें देखो इस स्टेशन में इट इज 10, दैट मीन इससे पास में यहाँ कहीं लगा होगा, तो उसमें 10 रिक्टर स्केल का आया, तो सब कुछ डैमेज हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अर्थक्वेक कैसे आता है, क्या होता है उसमें, जब और कितना डैमेज होता है। तो जब अर्थक्वेक आ रहा होता है तो हमको क्या करना चाहिए अपने को और अपनी फैमिली को बचाने के लिए, वी मस्ट नो। सबसे पहले डे टू डे में हम अपने घर बनाते हैं, उनको अर्थक्वेक सेफ बनाए, क्वेक सेफ बोलते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर्स बनाए। और ये कैसे बनाए हमको हर एक को तो मालूम नहीं होता है, तो वी हैव सो मेनी एक्सपर्ट्स, वी मस्ट कंसल्ट द आर्किटेक्चर्स, जो घर बनाते हैं डिज़ाइन करते हैं आर्किटेक्चर बोलते हैं, और स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स जो इंजीनियर्स का डिज़ाइन करते हैं। तो इन दोनों से मिलकर बात कीजिए, वो बताएंगे हाउ टू मेक क्विक सेफ, अर्थ क्विक सेफ हाउसेस। जहाँ पे सिस्मिक एरियाज, हाईली सिस्मिक एरिया मीन्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेव्स, सिस्मिक वेव्स आती है, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक होते हैं, जैसे हिमालय वगैरह में, वहाँ पे प्रेफर करते हैं मड और टिम्बर, लकड़ी और मिट्टी से बना के घर बनाए, क्योंकि क्या दोनों फ्लेक्सिबल चीज़ें होती हैं और ज़्यादा हैवी नहीं होती हैं। मान लो टूट भी गई, पहले तो फ्लेक्सिबल है तो थोड़ा हिलने पे भी टूटेंगी नहीं, और टूट भी गई तो ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। और उनमें क्या करते हैं, छत जो होती है वो हल्के मटेरियल की होती है, शीट्स की लगाओ, ये लकड़ी या घास फूस से लगाओ, सो दैट इज़ द सिंपल वे। तो भूकंप आएगा भी तो कोई ज़्यादा डैमेज नहीं होगी, ना घर में डैमेज होगी, बना भी दोबारा लेंगे, और ह्यूमन डैमेज नहीं होगी। It is better if the cupboards and shelves are fixed on the walls so that they do not fall easily. ये तो बहुत सही बात है। Be careful when you hang wall clocks, photo frames, water heater, etc. so that in the event of earthquake, they do not fall on the people. ये भी सही है। Since some buildings may catch fire due to earthquake, it is necessary that buildings, especially tall buildings, have firefighting equipments in the working order. फर्स्ट वीडियो देखा था ना, हैंड में एक ब्लास्ट सा हुआ, तो क्या हुआ, किसी बिल्डिंग के अंदर या किसी रोड के नीचे गैस लाइन जारी होगी, और अब हिली तो पाइप फटा तो ब्लास्ट हो गया। सो उन बिल्डिंग्स में अर्थ, स्पेशली बहुत ऊंची बिल्डिंग, 100 मंजिल की, 10 मंजिल की ऊंची बिल्डिंग्स, उसमें फायर फाइटिंग का सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए कि आग लगी ऑटोमेटिक चल जाए वो। सो ये कौन बताएगा हमको, इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स। सो द बेस्ट वे इज ऑलवेज मेक सिंपल हाउस विद द सपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट्स, सो दैट ड्यूरिंग अर्थक्वेक यू कैन प्रोटेक्ट योर फैमिली। पर मान लो आपने सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी आप, भूकंप आ गया, सो देयर आर टू कंडीशन, या तो आप घर में हो गए या घर के बाहर हो गए, उस समय हमको क्या करना चाहिए, राइट। लेट्स वॉच। फर्स्ट केस, इफ यू आर एट होम, घर के अंदर हो, भूकंप आ रहा है, क्या करना है चाहिए, टेक शेल्टर अंडर अ टेबल एंड स्टे टिल द शेकिंग स्टॉप। किसी स्ट्रॉन्ग चीज के नीचे घुस जाओ और तब तक वेट करो जब तक शेकिंग बंद ना हो जाए, भूकंप बंद ना हो जाए।
स्टे अवे फ्रॉम द टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट दैट मे फॉल ऑन यू। फ्रिज वगैरह के पास, अलमीरा वगैरह के पास ना खड़े हो, क्योंकि वो गिर सकती हैं आपके ऊपर। इफ़ यू आर इन द बेड, डू नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हेड विद अ पिलो। यदि बेड पर हो तो जब तक उतरोगे, जब तक तो हो सकता है कोई चीज़ गिर जाए, इस बेटर है वहीं पर अपने सबसे पहले पिलो रख लो अपने सिर के ऊपर। बिकॉज यदि आपका हेड बचा है, माइंड बचा है, तब तो आप बचे हुए। मान लो पैर टूट भी गया, सिर पे चोट नहीं आए, स्टिल यू आर सेफ। पर यदि हेड पे लग गई तो हेड इंजरी इज मोर डेंजरस देन एनी अदर इंजरी। तो फर्स्ट यू हैव टू प्रोटेक्ट योर हेड। ठीक है। सेकेंड केस, घर के बाहर हो, तब क्या करना है? सबसे पहले क्लियर स्पॉट पे जाओ, ढूंढो जो बिल्डिंग और ट्रीज इन ओवरहेड पावर लाइंस जाती है ना, उन वो आप क्योंकि सिर पे गिर सकती है, वहां जाओ, दूर खड़े हो जाओ। और वहां जाके क्या करो, क्योंकि जमीन हिल रही है, हिलती हुई पे खड़ा होना डिफिकल्ट होता है, इस बेटर या तो बैठ जाओ या जमीन पे लेट जाओ। दैट इज द बेस्ट वे, जिससे कि ऐसा नहीं स्लिप होकर ही आप गिर जाओ। यदि आप बाहर हो और कार के या बस के अंदर हो तो डू नॉट कम आउट, राइट। क्योंकि ऐसा नहीं है क्योंकि आप तो उतरे हो, दूसरी कार आके आपसे हिट हो जाए, तो बेटर है अंदर ही रहो। और ड्राइवर को बोलो, और यदि आप खुद ड्राइव कर रहे हो तो एक क्लियर स्पॉट हो जहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं हो, वहीं अपनी गाड़ी को रोक लो जहाँ आसपास बिल्डिंग ना हो। एंड डू नॉट कम आउट टिल द ट्रैमर्स आर ओवर। तब तक बाहर मत आओ जब तक, क्योंकि आप यू आर इन द प्रोटेक्ट केज, बेसिकली केज मान के चलो, उसके अंदर हो तो यू आर स्टिल सेफ, राइट। These are the things we must remember during an earthquake. I hope you understood earthquake. If yes, let's move to the another natural phenomena that is called lightning. So lightning क्या होती है जानते हो? बारिश होती है, तूफान आते हैं, लाइटनिंग होती है। नहीं है, कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूँ। Pause this moment. So ये तो लाइट चमक रही है, बादलों से नीचे लाइट गिर रही है, दैट इज कॉल्ड लाइटनिंग। क्लियर? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। बिजली कड़कना, स्पेशली आंधी तूफान बारिश के फॉर्म में, इसको बोलते हैं लाइटनिंग। क्योंकि लाइट है तो उसका लाइटनिंग हो गया। बट ये होती क्यों है? वाई देयर इज लाइटनिंग? तो होता क्या है, जब तूफान आता है, बादल, बहुत बहुत तेज आंधी तूफान चलता है, बारिश होती है, तो उसमें बादल आते हैं। जब बादल आते हैं एक दूसरे से रगड़ खा रहे होते हैं, लाइक अर्थक्वेक के हमारे प्लेट्स थी, फ्रैगमेंटेड प्लेट टकरा रही थी, घिस रही थी। तो जब भी दो बादल और दो चीज़ें घिसती हैं तो उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या चार्ज होता है, बेसिकली से बोलो, पॉजिटिव नेगेटिव दो तरह के चार्ज होते हैं, वो एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड या एक ही क्लाउड में, क्योंकि बहुत सारे बादल हैं उसके अंदर भी ऊपर नीचे मूव करते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं। तो एक जैसी चीज़, एक जगह चार्ज नेगेटिव वाला एक जगह इकट्ठा हो जाता है, पॉजिटिव वाला एक जगह इकट्ठा होना से होता है। और हमने एक और चीज़ भी पढ़ी थी कि पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को, मतलब ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तब जब किसी भी क्लाउड में या अदर डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड्स के अंदर चार्ज अलग अलग जब इकट्ठे बहुत सारे हो जाते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव वाले जो है नेगेटिव की तरफ जाएंगे। तो जब ऐसे चार्ज मूव करते हैं, एंड वी नो वेरी वेल द मूवमेंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो चार्ज, बहुत सारा चार्ज इधर से उधर मूव करेगा, जैसे इस क्लाउड के अंदर सेंटर वाले में नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ गया तो क्या होगा, लाइटनिंग करंट प्रोड्यूस होगा, तो एकदम तेज चढ़ करके, देन वी हैव लाइटनिंग। तो क्लाउड टू क्लाउड, इनसाइड द क्लाउड भी होता है, एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में भी जाते हैं, क्लाउड से जमीन की तरफ भी आती हैं, चार्ज मूव करता है। क्यों मूव करता है? क्योंकि अर्थ हमारी नॉर्मली हम बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये जो नेगेटिव वाला है इधर को भी अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको यदि यहाँ बहुत सारे पाथ मिल गया तो एकदम तेजी से, इसलिए जमीन के ऊपर भी बिजली गिरती है। वो ऊपर आसमान में भी जाती है, क्योंकि ऊपर भी हमारा जो सरफेस है, राइट, जो स्पीयर है हमारे स्ट्रेटोस्फीयर, वो भी क्या है, उसमें भी चार्ज पार्टिकल्स है, वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो इधर से नेगेटिव चार्ज ऊपर भी जाता है। तो यदि आप स्पेस में हैं तो आपको ना लाइटिंग ऊपर होती भी दिखती है, नीचे भी होती है, ऊपर भी होती है, साइड में भी होती है, तो सब जगह होती है। तो क्योंकि चार्ज एवरीवेयर है और एक चार्ज दूसरे चार्ज पर अट्रैक्ट होता है, इस वजह से लाइटिंग होती है। क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर। पर ये सबसे पहले कैसे मालूम चला कि ये चार्ज हो जा रहे हैं, किसने बोला? तो एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। 1752 में, इज अमेरिकन गाय, राइट, बहुत फेमस है। ये एक बार पतंग उड़ा रहे थे,
जब बचपन में हमने भी पतंग उड़ाई, ये भी पतंग उड़ाते थे। तो बारिश का मौसम था, तो इनका क्या हुआ, इनका धागा थोड़ा सा गीला हुआ, ये चार्ज पार्टिकल का कुछ चार्ज आया, इनके जो बाल थे वो खड़े हो गए, राइट। तो उनको कहा ये क्या हुआ कि जब मैं पतंग उड़ा रहा हूँ तो एकदम सडन मेरे बाल कैसे खड़े हो गए। तो उनका समथिंग इज रॉन्ग। उनको ये तो मालूम था कि बादलों में लाइटनिंग होती है, तो उस समय भी होती थी। सो उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने सेट कि उस समय इलेक्ट्रिसिटी आइडेंटिफाई हो चुकी थी, तो बल्ब नहीं बना था। तो इस सेट की जो चार्ज है, इसका मतलब बादलों से, क्लाउड से चार्ज इस पतंग के थ्रेड के थ्रू उनके पास बॉडी में आ रहा है, और उनकी बॉडी, उनके बाल जो है चार्ज हो जा रहे हैं, और इसलिए उनके बाल खड़े हो जा रहे हैं। चार्ज होने से बाल कैसे खड़े होते हैं, दिस विल सी लेटर ऑन, बट ही वाज द फर्स्ट गाय हु सेड कि क्लाउड्स में भी चार्ज होता है जैसे नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी में होता है। सो फर्स्ट प्रूफ्ड। तो लेट्स सी कि जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सर्च किया था कि चार्ज होने पे चीज़ें क्या कैसे बिहेव करती है। तो हम लोग बचपन से स्कूल में करते हैं ना क्लास में, कि ये जो हमारे पास एक ग्लास वो होता है, स्केल होता है नॉन मेटेलिक, एक तो मेटेलिक होता है, एक नॉन मेटेलिक। तो नॉन मेटेलिक को ले लो, प्लास्टिक के स्केल को, इसको क्या करो, ये लिया स्केल हमने, और ऐसे छोटे छोटे बहुत कागज़ के पीस लिए, एक एक ऐसा सिंथेटिक क्लॉथ लिया, उससे ऐसे ऐसे उसको रगड़ो, राइट। जब आप इसको रगड़ोगे तो देखो क्या होगा। अब मैं उसको स्केल को लेके इन पे लगाऊंगा, यार ये देखो, ये चिपक गए उससे। क्यों चिपक गए? क्योंकि ये कोई चीज चिपक रही है, अपने अभी तक नहीं चिपक रही थी, दैट मीन कुछ तो हुआ है, कुछ समथिंग हैज हैपेंड। ओके, लेट्स सी। तो हम बोलते हैं चार्ज हो गए, कैसे हुए बाद में देखते हैं। एक और एग्जांपल, ये बिल्कुल बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसा ही है। अभी मान लो कि ये क्लाउड है और ये चार्ज है, और ये लड़की जब इसको टच करेगी तो देखो क्या होता है। ये आपने मेले वगैरह में देखा होगा, राइट। इसने इसको टच किया, अपने बाल हिलाए, और बेंजामिन फ्रैंकलिन की तरह इसके सारे बाल जो है खड़े हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि यहाँ जो चार्ज था वो इसकी बॉडी में ट्रेवल करके क्या हुआ, बालों में भी आ गया। और जैसे ही उसने बाल उगाए तो हर बाल के ऊपर एक चार्ज आ गया। और चार्ज कैसा है, सिमिलर चार्ज, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो डजेंट मैटर, चार्ज हो, सेम तरह के चार्ज आ गए, तो क्या वो सब बाल एक दूसरे को रिपेल करने लगे, जैसे खड़े हो गए। क्लियर है? तो दोबारा समझते हैं इस चीज को। यदि मैं क्या करता हूँ, जो वुलन क्लॉथ होते हैं, जो सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं, राइट, ऐसा एक क्लॉथ ले लो और एक बॉल लो, इस बॉल को इससे रगड़ो, थोड़ी देर तक रगड़ते रहो। अभी इस पे बॉल पे कोई चार्ज नहीं है, राइट, न्यूट्रल है बिल्कुल। जब हमने इसको रगड़ा तो क्या हुआ, इसके ऊपर चार्ज आ गया, ठीक। अभी पॉजिटिव आया नेगेटिव आया इसको भूल जाओ, बिकॉज इनिशियली जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, बहुत टाइम तक, सौ सालों तक किसी को ये मालूम नहीं था कि चार्ज पॉजिटिव होता है नेगेटिव है। बस हम जब भी बोलते थे चार्ज बोलेंगे मतलब, तब हम बोलते थे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो दैट इज़ वाई, इसलिए आप इसको पॉजिटिव कर लो। अदरवाइज जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है, इज बेसिकली मूवमेंट किस चीज़ का होता है, इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। बट बहुत सालों तक हमको यही मालूम था कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, जब तक ये प्रूव नहीं हुआ कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। इसलिए चार्ज समझ लो कि बॉडी ये चार्ज हो गई। कुछ लोग आप देखोगे इसको बोलेंगे बॉडी चार्ज हुई, नेगेटिवली चार्ज हो गई, कुछ बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज हुई, कंफ्यूज नहीं होना है, बॉडी बस चार्ज हो गई। तो जब हमने इस टाइप के क्लोज साइज बॉल को रगड़ा तो क्या होगा, चार्ज हो गए, राइट। पर जब भी हम चार्ज बोलेंगे तो कोई भी एक ही लेंगे, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। फिर हमने क्या, एक और बॉल ली, उसको भी रगड़ा तो वो भी चार्ज हो गए, क्योंकि सेम क्लॉथ से रगड़ा है तो सेम तरह के चार्ज आएंगे। मान लो इस केस में पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव हो गए। अब मैं इन दोनों बॉलों को यदि पास में लाता हूँ, देखो क्या होगा। और ये मैंने बता ही दिया, कन्वेंशनली पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि पहली बार किसी ने ना ग्लास की रॉड को सिल्क से रख दिया था, तो कन्वेंशनली हो गया वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, राइट, क्योंकि हमारी नॉलेज ही नहीं थी। अब मैं इस बॉल को देखो पास लाया, क्या हुआ, कट, दूर भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। मैग्नेट में देखा है ना, सेम पोल नॉर्थ पोल लाओ पास में, क्या दूर भाग जाते हैं। वेर इज साउथ एंड नॉर्थ लाओ तो अट्रैक्ट करते हैं। दैट मीन्स एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। क्लियर? तो हम आर्टिफिशियली भी किसी भी चीज़ को चार्ज कर सकते हैं, इफ वी रब देम,
लाइक सिल्क से या वुलन से या कभी सिंथेटिक क्लॉथ से किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो उस पर चार्ज आ जाते हैं। एक बहुत फेमस, या बचपन में आपने किया हो, बैलून को अपने सिर पे रगड़ो या इसको एक क्लॉथ से रगड़ो तो देखो होता क्या क्या है, क्या क्या केसेस हो सकते हैं। राइट, चार्ज आएगा। इस केस में इसको ये बोलता है नेगेटिवली चार्ज, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉजिटिव नेगेटिव बोल जाओ, इट्स चार्ज्ड। लेट्स वॉच दिस मूवी, देन यू विल अंडरस्टैंड। देखो दो बॉल बैलून्स को ले, वो बॉल दिखाया था, बैलून्स को लेंगे तो ऐसे मैंने धागे से टांगे हुए हैं। और याद रखना सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। राइट, लेट्स वॉच दिस। तो एक को लिया, रगड़ा पेपर से, मतलब क्लॉथ से, तो ये चार्ज हो गया। एक और मैंने टेफलॉन की रॉड ली ग्लास की जगह, उसको किया, देखो चार्ज हो गई। अब मैं जहाँ बिना टच किए ही बैलून मेरा हिल रहा है। इस केस में इसको बोल रहा है नेगेटिवली चार्ज, कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज हो गए, बट सेम क्लॉथ से रख रहा है तो सेम टाइप के चार्ज आ गए। अब मैंने दूसरा बैलून लिया, राइट, ये भी चार्ज ही है। तो देखो मैं ला रहा हूँ, अब मैं दोनों को बांध दूँ अच्छे से, इसको चार्ज किया, इसको चार्ज किया, देखो अब क्या होगा, दोनों सेम चार्ज, सिमिलर चार्ज रिपेल। तो देखो ये पास ही नहीं आ रहे, जैसे ही पास आते हैं तो वो भाग जाते हैं। ये ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि पेंडुलम क्या होता है, बिल्कुल अपनी ओरिजिनल सेंटर पोजीशन में आ जाएगा। राइट, अब इसके बीच में ये जो टेफ्लॉन रॉड लिया हूँ तो देखो क्या होगा, वो भी पहले से चार्ज से हमने की हुई थी, तो ये देखो सब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लाइक जादू टाइप हो रहा है। ओके, अब मान लो मैं इसका चार्ज को डिस्चार्ज, बीच में और कोई चीज लाऊं, ये वुड का पीस लाया, वुड का पीस जो है डिफरेंट चार्ज में, दैट मीन्स इट्स एन ऑपोजिट, जब भी तो अट्रैक्ट हुआ, बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो देखो अट्रैक्ट किया, इसको मैं हटाऊंगा फिर क्या होगा, फिर भाग जाएंगे। क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड। सो हम ये समझ गए कि बॉडी जो होती है यदि हम रब करते हैं तो क्या होती है, उन पर चार्ज आता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी नो द बॉडी इज चार्ज। ठीक है, देख के तो मालूम चल रहा है कि चार्ज हो गई, तो कैसे मालूम चले कि वो चार्ज हुई हैं या डिस्चार्ज हो गई हैं। हमने अभी किया था ना बैलून वाले केस में, चार्ज तो हो गई, दो बैलून लाए, पर एक ही होता तो, और मान लो दो भी हैं, चार्ज हैं या डिस्चार्ज, देख के तो पता नहीं लग रहा, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या बोलते हैं, मैंने बताया था, बेसिकली इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जहाँ हम आजकल जान गए थे इसलिए इसका नाम रख दिया इलेक्ट्रोस्कोप, नहीं तो चार्जिंग करते थे चार्जोस्कोप बोल सकते थे। तो इसमें कुछ नहीं होता, इसमें ऐसी दो, एक रॉड होती है, एक इंसुलेटेड लकड़ी के बॉक्स में रखी रहती है, और यहाँ गोल्ड की पतले पतले ना फॉइल्स होती हैं, उनको लीव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीव्स। तो जैसे ही मैं इसको एक चार्ज चीज से चार्ज करूंगा तो करंट यहाँ से चार्ज आएगा, राइट, चार्ज आएगा तो मीन्स इधर भी चार्ज हो गया, इधर भी सेम चार्ज आ गया, राइट, वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो जो भी है। तो दोनों यदि सिमिलर आएंगे तो ये दोनों को दूर हटना चाहिए, हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए। और यदि मैं इस चार्ज को हटा दूं, मतलब इसको डिस्चार्ज कर दूं, कैसे डिस्चार्ज करूंगा, लेट्स वॉच दिस मूवी, पहले हम चार्ज करेंगे देन वी विल डिस्चार्ज इट। तो हमने देखो लाया तो क्या हो गया, दोनों ये चीजें चार्ज हो गई, दोनों अलग हो गई, अब दे रिपेल ईच अदर। अब देखो मैं अपना हाथ लाया, और जैसे ही मैंने हाथ लगाया तो क्या हुआ, क्या हुआ, डिस्चार्ज हो गए, दोनों डिस्चार्ज हो गए, मीन्स दोनों चार्ज गायब हो गए, तो क्या होगा, नॉर्मल होगी, पोजीशन वापस आ गई। सो लेट्स सी कि हुआ क्या। तो इसको एक डायग्राम में बनाए, तो ये मैंने बताया, तो बॉटम में तो मेटेलिक लीव्स, आप एल्यूमिनियम के ले लो या गोल्ड के ले लो, गोल्ड थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बिहेव करते कि एल्यूमिनियम थोड़ा कम अच्छे से करेगी, राइट। ये एक रॉड थी, सेम रॉड, ये बाहर आ गई। यहाँ मैंने वो लाया था एक रॉड जो पहले से चार्ज थी, मान लो इस केस में पॉजिटिव वाली रही तो मैंने पॉजिटिव वाली रखी, जैसे इसमें क्या मैं भूल जाऊँ पॉजिटिव नेगेटिव, लाया, चार्ज यहाँ है, यहाँ से रॉड से होते मेटेलिक है ना, मेटेलिक चीज़ें चार्ज को कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी, तो चार्ज यहाँ आ गया, सेम चार्ज आए तो क्या हुआ, रिपेल हुआ था ना, रिपेल, ये देखो रिपेल हो गया, राइट। फिर मैंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, एक हाथ लाए अपना, ऐसे हाथ लाए, यहाँ टच किया, और जैसे ही इन्होंने हाथ लगाया तो डिस्चार्ज क्यों हो गया, कि ये पूरा चार्ज जो भी था वो मेरी बॉडी से ट्रेवल हुआ, ऐसे आया, और मैं कहाँ खड़ा हूँ, जमीन के ऊपर खड़ा हूँ। तो इसको क्या बोलते हैं, चार्ज का डिस्चार्ज होना ना, पूरी बोलते हैं ना बैटरी डिस्चार्ज हो गई, फुली चार्ज थी हमारी बैटरी, पूरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो मैंने कंज्यूम कर ली, मीन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आए
और मेरी बॉडी से होते हुए कहाँ चले गए, जमीन में चले गए। सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग। और ये जो प्रोसीजर हो रहा है, जो मूव कहाँ जा रहा है, अर्थ में जा रहा है, तो वी कॉल इट अर्थिंग। तो अर्थिंग या ग्राउंडिंग, राइट। हमारे घर के अंदर 3 पॉइंट जो प्लग लगा रहता है उसमें 3 पॉइंट होते हैं, राइट। RYB है ना, या ग्रीन होता है, उसमें एक ऊपर वाला होल होता है, तो उसको बोलते हैं ना ग्राउंडिंग अर्थिंग का होल है ये। तो क्यों होता है 3? यदि मेरी बॉडी के अंदर वॉशिंग मशीन है, सपोज ये वॉशिंग मशीन में चार्ज आ गया, किसी वजह से करंट लीक हो गया, तो बॉडी चार्ज हो गई, करंट आ गया, और मैंने उसको टच किया, तो मेरी बॉडी से होते हुए एग्जैक्टली सेम वे में मेरे ग्राउंड में जाएगा। तो वो मेरी बॉडी के थ्रू ना जाए, तो हमने क्या किया हुआ है, उसको पहले से एक वायर को लेकर ग्राउंड में टच किया हुआ है। दैट इज उसको अर्थिंग का वायर बोलते हैं। हम बोलते हैं या तो अर्थिंग हो गया, उसको बोलेंगे ग्राउंडेड हो गया। सो दिस प्रोसेस कॉल्ड डिस्चार्जिंग। यदि वो अर्थ में चला गया तो उसको अर्थिंग बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? गुड। सो हमको ये क्लियर हो गया लाइटनिंग क्या होती है, क्योंकि क्लाउड्स चार्ज होते हैं, उनमें चार्ज होता है, सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, और जब बादलों में चार्ज एक दूसरे की तरफ जाते हैं तो वी हैव लाइटनिंग, क्योंकि मूवमेंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। एक तरह से करंट प्रोड्यूस होता है, हाई वोल्टेज होती है उसमें, और इतनी ज़्यादा लाइटनिंग होती है, इट्स मिनिमम इज अराउंड 25 प्लस 25,000 वोल्ट से ज़्यादा होता है। घर में हमारी कितनी आती है, होता है ना 440 वोल्ट या 240 वोल्ट्स, गाना सुना है, 440 वोल्ट का करंट लगेगा, और वो कितना होता है, मिनिमम 20,000 वोल्ट्स। तो इतना ज़्यादा करंट आएगा तो क्या होगा, लाइटनिंग होगी, स्पार्क होगा। क्लियर हो गया? अब किसी बॉडी को हम मैनुअली चार्ज कर सकते हैं, रब करने पर चार्ज आता है, और हम हाथ लगाएं या उसको अर्थ से कनेक्ट करें तो उसको बोलते हैं अर्थिंग या डिस्चार्जिंग ऑफ चार्ज पार्ट बॉडी। सो व्हाट आर द प्रोटेक्शन इफ समथिंग इज चार्ज्ड और इफ देयर इज लाइटनिंग इज हैपनिंग? आप बाहर हो, दो ही इसमें अगेन सेम दो ऑप्शन है, आप बाहर हो या घर के अंदर हो। घर के अंदर तो फिर भी सेफ हो, बाहर हो तो आप थोड़े से अनसेफ हो। तो क्या करना चाहिए हमको? जैसे मैंने बोला, बिल्डिंग हाउस इज अ सेफ प्लेस, क्योंकि डायरेक्ट बिजली आपके ऊपर गिरेगी नहीं, यू आर सेफ। एंड इफ यू आर ट्रेवलिंग बाय अ कार आल्सो, अ बस आल्सो, अगेन यू आर इन इनसाइड अ केज, देन यू आर सेफ। और उसमें करना क्या है, विंडोज और उसको व्हीकल को बंद कर दो, अपनी खिड़कियां बंद रखो, राइट। मान लो लाइटनिंग गिरी हुई तो कार के ऊपर पूरी चार्ज हो जाएगी, आपके ऊपर नहीं गिरेगी। सेम इन केस ऑफ बिल्डिंग। बट नाउ और नाइदर यू आर इन कार और बिल्डिंग में हो, तो दोनों केस में फिर भी स्टिल यू हैव टू कीप सर्टेन प्रोटेक्शन। डूज एंड डोंट बोलते हैं ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म स्पेशली क्यों बोल रहे हैं, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग बेस, क्योंकि लाइटनिंग हो रही होती है, थंडरस्टॉर्म थोड़ी ज़्यादा होती है, कंटिन्यूस रेन हो रही होती है, तो सब बादल डिस्चार्ज से हो ही चुके होते हैं, इसलिए लाइटनिंग उतनी नहीं हो रही होती है। सो व्हेन देयर इज अ मूवमेंट हाई विंड के साथ आता है, दैट इज अ थंडरस्टॉर्म, तो लाइटनिंग की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। कुछ डूज एंड डोंट्स इफ यू आर एट होम, lightning can strike telephone cords, electrical wires, metal wires, so avoid touching or using them। तो उसको तो पाथ चाहिए लाइट को ट्रेवल करने के लिए, तो ये सब मेटेलिक चीज़ें हैं, तो घर में इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए टच करने से। बाथिंग शुड बी अवॉइडेड टू कॉन्टेक्ट विद द रनिंग वाटर। और जो हमारा पानी है वो भी क्या मेटेलिक पाइप के थ्रू से आ रहा है, ऊपर टंकी लगी हुई है, तो उसमें भी लाइटनिंग में करंट आ सकता है, राइट। उसको अवॉइड करना चाहिए। इट इज़ नॉट वाइज टू कॉल अ पर्सन हु इज रिसीविंग योर फोन थ्रू अ वायर्ड फोन। आजकल तो हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, वायरलेस वायरलेस है, तो हम फ़ोन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हमने फ़ोन किया और उनके घर में जो है पुराने टाइप का फ़ोन है, राइट, पिक्चरों में देखा होगा आपने, उनको बोलते हैं वायर्ड, मतलब वायरलेस नहीं है। और यदि उन्होंने उसको उठाया तो उनको भी करंट लग सकता है, बिकॉज इट इज़ अ वायर। सेम जो हमने बोला मेटल पाइप, वायर पाइप्स होते हैं। और जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं घर में, टीवी, कंप्यूटर, दिस दैट, उनको क्या कर देना चाहिए, स्विच ऑफ करके प्लग को निकाल देना चाहिए, क्योंकि हमारे वायर्स में भी एक्स्ट्रा करंट आ सकता है, वो डैमेज हो सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, किसी घर में आपने सुना होगा, लाइटनिंग हुई, इतनी ज़्यादा लाइटनिंग करके टीवी, फ्रिज जल गए। क्यों जल गए? क्योंकि उस समय वो ऑन थे और एक्स्ट्रा पावर आ गई, एक्स्ट्रा वोल्ट करंट आ गया, तो बेचारे जल गए। उसके लिए डिज़ाइन ही थे, डिज़ाइन थे 440 या 220 के लिए, और आई कितनी उसमें, मिनिमम मैंने बताया था 20,000 वोल्ट्स, जलना ही था बेचारे। ओके, तो घर में हमको ये ध्यान रखना है। और यदि बाहर है, क्या रखना है, तो डू नॉट स्टैंड नियर अ ट्री, ट्री के पास खड़े नहीं होना है, क्योंकि ट्री के ऊपर बिजली बहुत ज़्यादा गिरती है आपके मुकाबले में।
इट इज़ बेटर उनसे दूर खड़े हो जाओ। यदि जंगल में हो तो वहाँ तो चारों तरफ ट्री ट्री, आप क्या करो, तो जो सबसे छोटा है उसके पास जाके खड़े हो जाओ, क्योंकि जो सबसे लंबा है उस पर पहले बिजली गिरती है, राइट, क्योंकि ऊपर से आ रही है। सबसे छोटे के पास खड़े हो जाओ। छतरी लेके मत चलो, क्योंकि छतरी लेके क्या हुआ, एक तो मेटेलिक है और वो आपसे और लंबी, ऊपर छतरी सिर के ऊपर लगी तो आपकी हाइट और बढ़ गई। अवॉइड इट। स्टे अवे फ्रॉम पोल्स एंड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, ये तो कॉमन ही हो गया। डू नॉट यूज मोबाइल फोन्स। हाँ, अब आप बाहर आ गए। बेशक वायरलेस फ़ोन है, बट जब आप उसको करते हैं तो आपके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको लाइटनिंग स्ट्राइक कर दे, इसलिए अवॉइड करना है। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, जमीन पे लेटो मत। अभी तो आप खड़े थे, ऊपर से देखोगे तो यदि ऊपर सेटेलाइट से देख रहे हो या प्लेन से देख रहे हो तो आप क्या देखोगे, आपका सिर ही दिखेगा सिर्फ डॉट सा। पर यदि आप लेट गए तो पूरा दिखेगा, तो आराम से गोली चलाना ईजी है। सो स्ट्राइक होगा तो उसको एक बड़ा एरिया मिल गया, इट्स बेटर है स्टैंड रहो। और ज़्यादा अच्छा है तो क्या करो, बैठ जाओ। जिससे क्या होगा कि आपकी एक तो हाइट भी कम हो गई, और आप में लेटे नहीं हो तो आपका सरफेस एरिया अभी भी उतना ही है करीब करीब। और अपने सिर को नीचे कर लो, हाथों को अंदर कर लो, फैलाओ मत। दैट इज द बेस्ट वे, राइट। बट इसके अगेंस्ट में कोई सोल्यूशन नहीं है। एक तो हम तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं आजकल, सो देर आर इंजीनियरिंग सोल्यूशंस जो इंजीनियर्स ने डिजाइन किए। इसलिए आप बहुत सारी पिक्चरों में देखे होंगे, लाइटनिंग के फोटोग्राफ देखे होंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे दिखते हैं। बड़ी बिल्डिंग में लाइटनिंग हुई और बिल्डिंग के टॉप में आती है, वो इधर उधर नहीं आती है, और फिर नीचे चली गई। तो यार टॉप में आने मेरी बिल्डिंग क्यों नहीं डैमेज हुई? तो उसी यही प्रोटेक्शन है। क्या होता है ये, ज़्यादातर घरों पर जो बड़े घर होते हैं उसके ऊपर एक ऐसे वायर लगाया जाता है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे वायर्स होते हैं। इसको बोलते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। ये अरेस्ट द लाइटिंग, ये लाइट जो है इधर उधर भी जा सकती थी। तो हमने क्या किया, पहले तो सबसे ऊंची बिल्डिंग पे गिरेगी, तो ऊंची तो हो ही गई, उस पर हमने एक और ऊंचाई का सी रॉड लगा दी, ऊंची। तो उससे क्या होगा कि जो लाइट है उसको एक सबसे ऊंचा पेस यही मिला, दूसरा उसको मेटेलिक मिला, तो फट से इसमें आया। इसको हम क्या करते हैं, इसको एक कनेक्ट कर देते हैं स्ट्रिप से, और ये स्ट्रिप सीधी कहाँ ले गए, हम जमीन के अंदर ले गए, गहरा गड्ढा खोद के उसमें डाल दी। हमने इसको कर दिया ग्राउंड कर दिया, अर्थ कर दिया। उसको हमने पाथ दे दिया लाइटनिंग को कि भैया तुम हमारे छत घर पे ऊपर मत आओ, इस वायर के थ्रू इजीली चुपचाप अपने अर्थ में चले जाओ। सो वी आर एबल टू प्रोटेक्ट आवर हाउस। तो these equipments are called lightning arresters. They arrest the light, इधर उधर नहीं जाने देते। जैसे पुलिस अरेस्ट कर लेते चोरों को, उसी तरीके से ये लाइट को अरेस्ट करती है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड लाइटनिंग अरेस्टर। ये मेटेलिक स्ट्रिप होती है, वायर नहीं होते, मेटेलिक स्ट्रिप। वायर होगा तो 20,000 28,000 वोल्ट से ज़्यादा ही है, पिघल जाएंगे वो। इसलिए मोटी स्ट्रिप लगाई जाती है कॉपर की, और सीधे वो ग्राउंड में ले जाते हैं उनको। क्लियर? इनको बोलते हैं अर्थ पिट, जहाँ पे ग्राउंड में चलेगी। ये गया बुर्ज खलीफा, स्पाइडरमैन यही जाके बैठता है ना, जहाँ जाके बैठता है उसके ऊपर भी फिर भी ऐसे होता है, मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है। सो दीज आर कॉल्ड लाइटनिंग अरेस्टर्स। सबसे ऊंचा और ऊंचा कर देते, तो यहाँ स्ट्राइक किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वैसे ही आजकल ज़्यादातर बिल्डिंग मेटेलिक होती है। तो उसके ऊपर इतना ऊंचा करते हैं कि वो लाइटनिंग को सबसे ईजीएस्ट पाथ मिले, क्योंकि ट्रैवल करेगी अन्य से थ्रू, यहीं मिल गया, वो यहीं से सीधी चली जाएगी अरेस्टर के थ्रू ग्राउंड में, अर्थ हो जाएगी, ग्राउंडेड हो जाएगी। सो दीज आर कॉल्ड लाइटनिंग अरेस्टर। सेम क्यों बोला था बड़ा ट्री, जितना ऊंचा होगा लाइट को उतना प्लेस मिलेगा, इसलिए हम बोलते हैं पेड़ के पास मत रहो, यदि हो जितना थोड़ा दूर जाओ और जाके जमीन पे बैठ जाओ। सो दीज आर द सोल्यूशन जो आप फॉलो कर सकते हैं घर बनाते समय या कहीं पे बाहर हो। ये क्यों मना करते हैं, छतरी लेके क्यों मना किया था, तो इट इज़ वर्किंग लाइक व्हाट, लाइटनिंग अरेस्टर। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ तो लाइटनिंग अरेस्टर को हमने क्या किया, ग्राउंड से टच किया हुआ है, कि बड़े स्ट्रिप के थ्रू, मेटल स्ट्रिप के थ्रू। वेयर छतरी आपने ले ली, अब ग्राउंडिंग क्या होगा, देखो यहाँ से लाइटनिंग हुई, ऐसे आया, आपकी बॉडी से होते हुए ग्राउंड में जाएगा, तो आपकी बॉडी क्या होगी, एकदम फ्राई हो जाएगी, फ्रेंच फ्राई की तरह एकदम फ्राइड, जल जाएगी, एंड यू विल डाई इंस्टेंटली, राइट, बिकॉज द पावर ऑफ करंट इज वेरी वेरी हाई, बहुत हाई एनर्जी है। एनर्जी ज़्यादा होने पे क्या चाहिए, चीज़ें जल जाती हैं। ठीक, सो ट्राई टू अवॉइड टेकिंग अम्ब्रेला। Namaste. Thank you. For feedbacks and queries, please do write to us at Milap Integration